हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययनमाला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए इसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम बहुत सारी यूनिट्स इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हमारे सल्तनत कालीन पढ़ चुके हैं, हम मुगल कालीन स्थापत्य कला को हम इसके अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। इसको हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको पूरी यूनिट चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यदि आपको चाहिए है इसकी पीडीएफ तो आपके लिए दिया जा रहा है 9826091601 नंबर। इस पर आप जो भी क्यूआर कोड दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर 99 का पेमेंट करके इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, तो आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। पहले इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसकी विशेषताएं लिखनी है मुगल कालीन स्थापत्य कला की। क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मुगल स्थापत्य की प्रमुख लक्षणों का विवेचन कीजिए। मुगल कालीन वास्तुकला का विवेचन कीजिए। भारतीय स्थापत्य के इतिहास में मुगल काल का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन भारतीय स्थापत्य एवं मुस्लिम स्थापत्य के संपर्क से मुगल काल की स्थापत्य कला के विकास हुआ है। औरंगजेब को छोड़कर प्रारंभिक मुगल सम्राट महान निर्माता थे। इसके काल में अपूर्व वैभव और अपरिमित धन से अनेक भवन, उद्यान और नगरों का निर्माण किया गया था। यह स्थापत्य के क्षेत्र में ऐश्वर्यशाली युग था। मुगल काल में हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष हुआ। इस काल ने स्थापत्य ही नहीं वरन कला के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्पष्ट छाप अंकित की है। बाबर से अकबर तक मुगल स्थापत्य शैली पर ईरानी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस मुगल स्थापत्य में ईरानी स्थापत्य के लक्षणों का सम्मिश्रण हुआ था। फर्गुशियन आदि पाश्चात्य कला विशेषज्ञों का मत है कि मुगल स्थापत्य के लक्षण पूर्णतः विदेशी थे, किंतु फर्गुशियन और अन्य पाश्चात्य कला विशेषज्ञों की इस धारणा का हेवेल और भारतीय कला विशेषज्ञों ने आलोचनात्मक पक्ष द्वारा इस कथन का खंडन किया है। हेवेल का मत है कि भारतीय संस्कृति तथा स्थापत्य में विदेशी तत्वों को अपने में समाहित करने की अपूर्ण शक्ति रही है। विदेशियों की कला एवं संस्कृति ने भारतीय कला एवं संस्कृति को प्रभावित अवश्य किया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रवीण भारतीय शिल्पियों ने पूर्णतः विदेशी स्थापत्य से प्रेरणा ग्रहण कर मुगल स्थापत्य का विकास किया था। कलामर्मिज्ञ जॉन मार्शल का कथन है कि स्थापत्य तथा भवन निर्माण कला भारत जैसी एक विशाल देश में एक ही विशिष्ट देशव्यापी शैली को लेकर स्थिर रही है। वस्तुतः विदेशी तत्व भारतीय स्थापत्य में इस प्रकार सम्मिलित या सम्मिलित हो गए थे कि उनकी पृथक पहचान करना कठिन था। बाबर के पश्चात भारतीय कला पर अकबर के काल में ईरानी आदर्शों को भारतीय स्थापत्य की परंपराओं में आत्मसात कर लिया गया और मुगल स्थापत्य अनेक प्रश्नों के कारण परंपरागत भारतीय स्थापत्य की अपेक्षा अधिक विशिष्ट अलंकरण युक्त बन गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मुगल कालीन भारतीय कलाकारों ने विदेशी स्थापत्य कला के सिद्धांतों को इस प्रकार परिवर्तित और संशोधित रूप में अपनाया है कि भारतीय कला के साथ मिलकर यह स्वदेशी प्रतीत होने लगते हैं। इस काल पर फारसी और हिंदू बौद्धिक शैलियों का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। फारसी शैली का प्रभाव मुगल इमारतों की सजावट, उच्च कोटि की नक्काशी और सुंदर बेल बूटे के काम से झलकता है। मुगल इमारतों के पास उद्यान की स्थापना का दृश्य उन्हें सुंदरतम बनाने की चेष्टा फारसी शैली से प्राप्त होती है एवं अनुपम निधि है।
हिंदू बौद्धिक शैली का प्रभाव मुगल इमारतों का दृढ़ता और भव्यता में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः भारतीय स्थापत्य शैली के संबंध में यह निर्णय करना कठिन है कि इस स्थापत्य शैली पर किन किन शैलियों का प्रभाव गिरा है। इस काल में परंपरागत भारतीय शैली, ईरानी स्थापत्य के तत्वों के साथ ही अनेक प्रादेशिक शैलियां भी प्रचलित रही हैं। अतः इन विभिन्न शैलियों के प्रयोग से ही मुगल स्थापत्य का प्रादुर्भाव या विकास हुआ है। मुगल स्थापत्य की विशेषता एवं लक्षण। भारतीय स्थापत्य के इतिहास में मौर्य, शुंग, गुप्त और दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, चोल आदि स्थापत्य शैली की अपनी विशेषताएं रही हैं। कालक्रम के अनुसार इन शैलियों को एक दूसरे ने प्रभावित अवश्य किया है, किंतु इनमें एक निश्चितता दृष्टिगोचर होती है। मुगल स्थापत्य में भी भारतीय एवं विदेशी तत्वों की निरंतरता के कारण यह एक विशिष्ट शैली बन गई थी। इस स्थापत्य शैली की विशेषताएं एवं लक्षण निम्न प्रकार हैं। पहली आती है योजना। मुगल काल के पूर्व सल्तनत काल में निर्मित भवन, मस्जिद, मकबरे के निर्माण के पूर्व निश्चित योजना का अभाव प्रतीत होता है। यही कारण है कि दिल्ली, आगरा स्थित इमारतों को देखकर बाबर ने असंतोष प्रकट किया था। अतः उसने पश्चिमी इस्लामी केंद्रों के कारीगरों को आमंत्रित किया, किंतु बाबरकालीन आगरा, सीकरी, धौलपुर और ग्वालियर के महलों का निर्माण भारतीय शिल्पियों ने ही किया था। बाबरकालीन अधिकांश इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। सामान्यतः बाबर उसके सेनापति ने हिंदू मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित करने का कार्य किया था। अयोध्या की वर्तमान में ध्वस्त बाबरी मस्जिद इसका एक उदाहरण है। अतः बाबर द्वारा मुगल स्थापत्य कला हेतु कोई निश्चय योजना नहीं बनाई गई। इसके उत्तराधिकारी एवं पुत्र हुमायूं को भी जीवन में कष्ट, चिंताएं और युद्धों के कारण कलापूर्ण भवन निर्माण एवं योजना बनाने का कोई अवसर नहीं मिला, किंतु कुछ वर्षों के लिए हुमायूं ने दिल्ली की सत्ता छीनने के बाद सूर्य शासक शेरशाह सूरी ने योजनापूर्ण स्थापत्य निर्माण कार्य कराया है। इसका सासाराम की झील के मध्य निर्मित मकबरा सूर्य शासक अफगान वंशी कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम समन्वय के स्थापत्य का यह नमूना अकबर के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। स्थापत्य के क्षेत्र में ही शेरशाह वस्तुतः अकबर का अग्रणीय सिद्ध हुआ। मुगलकालीन स्थापत्य की विशेषता निर्माण के पूर्व भवनों की योजना और तत्पश्चात उनके क्रियान्वयन में निहित थी। मुगलकालीन स्थापत्य की विशेषता निर्माण के पूर्व भवनों की योजना तत्पश्चात उनके क्रियान्वयन में निहित थी। स्थापत्य के क्षेत्र में योजना का कार्य अकबर के समय से प्रारंभ हुआ था और अकबर को विशाल भवन निर्माण की सदैव लालसा रही थी। अबुल फजल ने लिखा था कि शहंशाह भव्य भवनों की योजना बनाते हैं और अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पाषाण और मिट्टी के वस्त्र पहनाते हैं। अकबर के काल से ही मुगल स्थापत्य का विकास नक्शा बनाकर प्रत्येक छोटे छोटे से पहलुओं पर विचार कर स्थापत्य का प्रबंध प्रारंभ हुआ था। फिर आती है विविधता। मुगल के पूर्व स्थापत्य परंपराएं अमूर्त एवं अनुकरणात्मक धारणाओं में निहित है। अकबर तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय संरचनात्मक सिद्धांतों, नई आकृतियां और डिजाइनों की योजना के कारण मुगल स्थापत्य में विविधता स्थापित हो गई। इसके साथ ही पाषाण का प्रयोग करके पलस्तर और पच्चीकारी का प्रयोग करने से यह विविधता और विकसित हो गई। अलंकरण। मुगल स्थापत्य का प्रमुख लक्षण अलंकरण है। अकबर के समय लाल और बलुआ पाषाण का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। संगमरमर का उपयोग कम ही हुआ है। जहांगीर और विशेषकर शाहजहां के काल में संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग निर्माण कार्यों में किया गया था। संगमरमर पाषाण पर कीमती पत्थरों की जड़ावत और पच्चीकारी विभिन्न अलंकरणों से स्थापत्य की शैली पूर्णतः आकर्षक बन गई। रंगीन प्रस्तरों को तराशकर संगमरमर में कुरेद कर बेल बूटे,
फूल पत्तियों को बनाया गया है। मेहराब और स्तंभों को अलंकरण से सजाया गया है, अतः अलंकरण पर विशेष ध्यान देने से मुगल स्थापत्य का सौंदर्य और आकर्षण बढ़ गया था। स्थापत्य में सामंजस्य एवं संतुलन। मुगल स्थापत्य में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। भवन के निर्माण के समय में रिक्त स्थानों पर सामंजस्य स्थापित करके विधि अनुसार सामग्री का प्रयोग किया गया। निर्मित भवन और अन्य पार्श्ववर्ती निर्माण कार्यों में संतुलन का प्रयोग किया गया। प्राकृतिक परिवेश में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने हेतु कोनों पर बनाई गई मीनारों और पुस्तों को ऊर्ध्वाधर बनाकर योजनाबद्ध निर्माण किया गया है। मुगल कालीन उद्यान निर्माण योजना। मुगल सम्राट उद्यान प्रेमी थे, अतः इन्होंने अनेक भवन, मकबरा और यहाँ तक कि किलों का निर्माण भी बगीचों के निर्माण को महत्व दिया है। चौकोर, वर्गाकार और परिधि से आवृत स्थापत्य उद्यानों से संलग्न होने से सौंदर्य भावना को प्रदर्शित करते थे। विशालता। मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषता उनकी विशालता में निहित है। मुगल स्थापत्य के अंतर्गत भवन, मकबरे और अन्य निर्माण कार्य विशालता को लिए हुए हैं। विशाल पाषाण युक्त द्वार, गोल गुंबज, चौड़े मेहराब, पतले विशाल स्तंभों से इन निर्माणों की विशालता में वृद्धि हो गई थी। हिंदू मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण। दिल्ली सल्तनत के समय से ही हिंदू तथा इस्लामी स्थापत्य में सम्मिश्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। शेरशाह ने अपनी स्थापत्य कला में इस सम्मिश्रण को आधार बनाकर निर्माण कार्य किए थे। अकबर ने इससे प्रेरणा प्राप्त कर इस स्थापत्य शैली में ईरानी और तुर्की लक्षणों को हिंदू स्थापत्य की विशेषताओं को सम्मिलित कर स्थापत्य की एक नवीन शैली को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन स्थापत्य कला मुगल कालीन स्थापत्य कला का युवा काल था। उक्त कथन के आधार पर मुगल वास्तुकला के विकास पर प्रकाश डालिए। अकबर से शेरशाह मतलब शाहजहां तक मुगल स्थापत्य के विकास की विवेचना कीजिए। मुगल कालीन स्थापत्य की वास्तुपरक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का चरम काल था। इस कथन के आधार पर अकबर से शाहजहां के काल तक मुगल स्थापत्य के विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट आते हैं मुगल स्थापत्य का विकास। मुगल कालीन स्थापत्य का विकास स्पष्टतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है प्रथम काल, जिसमें 1526 से 1605 तक, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर थे। दूसरे काल में यह 1605 से 1707 तक रहा है। इसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का काल था। कला की अभिव्यक्ति किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के विकास और उसके हास को प्रकट करती है। स्थापत्य कला पर्यावरण के साथ धर्म और उसके स्वरूप को शिलाखंडों में प्रस्तुत सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप था। मुगल स्थापत्य और भवनों के निर्माण में हिंदू कला की सौम्यता के साथ मुस्लिम स्थापत्य का एकेश्वरवाद तथा अन्य धर्मों के प्रति असहनशीलता उत्कीर्ण कुरानों की आयतें, गुंबद और विशाल मीनारों के रूप में प्रकट होती हैं। मुगल स्थापत्य कला का प्रथम काल 1526 से 1605 तक रहा है। स्थापत्य संबंधी बाबर का दृष्टिकोण एवं निर्माण। बाबर की प्राकृतिक आलोचनात्मक थी, जो कि उसके तुजुक ए बाबरी में भारत की जलवायु और वातावरण एवं भवनों की आलोचना से स्पष्ट होती है। बाबर सल्तनत युग के भवनों से प्रभावित नहीं था, किंतु ग्वालियर के किले में मानसिंह द्वारा निर्मित मान महल, गुजरी महल और अन्य भवनों की स्थापत्य कला से प्रभावित होकर उसने बाबरनामा में व्यक्त किया है। अलग अलग स्थानों पर बिना किसी निश्चय योजना के बने होने पर भी सुंदर ही सुंदर। ग्वालियर के प्रतिहारों की स्थापत्य कला के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई और आगरा, सीकरी, धौलपुर, अलीगढ़ में उसके भवन तो नहीं, किंतु स्नानागार, कुएं, तालाब और फव्वारों का निर्माण कराया था। इसके काल में महल समय की मार
को सहन नहीं हो सकी और केवल पानीपत की मस्जिद, रोहिलखंड की जामा मस्जिद का ही अस्तित्व रह गया है। बाबर के काल में अबुल बाकी द्वारा राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद विवादास्पद ढांचा जो कि अब नहीं है उसका ढांचा बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हुमायूं काल के निर्माण कार्य। हुमायूं के पास भवन निर्माण का समय नहीं था, फिर भी शीघ्रता से निर्मित दीन पनाह महल बनवाया था जो कि शेरशाह द्वारा ध्वंस कर दिया गया था। हुमायूं द्वारा निर्मित आगरा एवं हिसार फतेहाबाद में निर्मित मस्जिदों के खंडर मात्र बचे हैं। फिर आता है शेरशाह, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का प्रणेता। मुगल काल की स्थापत्य कला पर विचार करते समय शेरशाह का सासाराम में निर्मित मकबरा उल्लेखनीय है। शेरशाह ने इसके स्थान पर चयन या झील के मध्य ऊंचाई पर इसके पश्चात वाह आकार मुस्लिम किंतु आंतरिक बनावट हिंदू स्थापत्य के आधार पर निर्मित कराकर हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत किया है। तुगलक स्थापत्य की गंभीरता और शाहजहां स्थापत्य की कोमलता के मध्य यह संपर्क सूत्र के समान है। हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को ध्वस्त कर शेरशाह ने दिल्ली में किले का निर्माण कार्य कराया जो अब पुराना किला लाल किले के दक्षिण में कहलाता है। पुराने किले की मस्जिद कला का उत्कृष्ट नमूना है। शेरशाह द्वारा निर्मित बिहार में सासाराम स्थान पर निर्मित मकबरा हिंदू मुस्लिम बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। दूर से यह स्तूप के समान लगता है, निकट आने पर मस्जिद और प्रवेश करने पर मंदिर की समान अनुभूति होती है। शेरशाह वस्तुतः स्थापत्य के क्षेत्र में भी अकबर का अग्रगामी था। अकबरकालीन स्थापत्य कला। अकबर की दीर्घकालीन राजकाल हर क्षेत्र में उन्नति का परिचायक था। स्थापत्य कला में अकबर का समन्वयवाद प्रफुल्लित होता है। अबुल फजल लिखते हैं कि सम्राट सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क और हृदय के बीच में विचारों को पाषाण और मिट्टी का रूप देता है। नेक्स्ट आता है दिल्ली में प्रथम भवन। अकबर के शासनकाल में निर्मित पहला भवन था हुमायूं का मकबरा। यह अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में प्रधान ईरानी कारीगर मीरक मिर्जा ग्यास द्वारा निर्मित कराया गया था। अकबर की विचारधारा से आप प्रभावित यह मकबरा इसका गुंबद दमश्क में 12वीं शताब्दी में निर्मित उम्मीगर शैली में बनाया गया है। भारत में यह पहला गुंबद था जो कि फूला हुआ आकार में उठी गर्दन का पूर्णतः विदेशी शैली में बनाया गया था। भवन निर्माण की यह उत्कृष्ट कलाकृति याद दिलाती है कि यदि ताजमहल एक वफादार आशिक का खिराज है तो हुमायूं का मकबरा एक वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश। नेक्स्ट आते हैं अकबर द्वारा विकसित नवीन स्थापत्य शैली। अकबर के राजकाल में फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इलाहाबाद और आगरा में नवीन राष्ट्रीय स्थापत्य शैली के अंतर्गत लाल पत्थर के विशाल भवन निर्माण कराए गए जिनमें वस्तुतः हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली में अकबर के उदारमान व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। नवीन शैली के भवन। फतेहपुर सीकरी अकबर के काल का सर्वोत्कृष्ट निर्माण कार्य है। श्री S.M. शास्त्री के अनुसार यहाँ के भवन जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल और बुलंद दरवाजा अकबर के हृदय की भावनाओं को पत्थर पर उतारता हुआ प्रतीत होता है। सीकरी के भवन के निर्माण में अकबर ने अपनी आध्यात्मिक विचारधारा के वैभव को भौतिक संप्रदा के रूप में शानदार भवन का नगर निर्माण प्रकट किया है। अकबर के मस्तिष्क की प्रतीच्छाया। फर्ग्यूसियन के अनुसार सब मिलाकर फतेहपुर सीकरी के महल पाषाण का ऐसा रोमांस है जहां उस महान व्यक्ति अकबर की जिसने इसको बनाया मस्तिष्क का प्रतीच्छाया है।
मुगल कालीन स्थापत्य कला में ताजमहल के बाद सीकरी की स्थापत्य कला श्रेष्ठ मानी गई है। लेन पूल का मत है कि संपूर्ण भारत में इतने शौकजनक स्थान और नहीं है जितना कि यह निर्जन नगर, जो कि उजड़े हुए स्वप्न का मौन प्रमाण बनकर खड़ा है। नेक्स्ट आते हैं आगरे का किला। 1565 बनवाया था। अकबर ने नवीन शैली के अंतर्गत लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके प्रधान कारीगर काशिम खां की देखरेख में 15 वर्षों में इसका निर्माण कराया था। किले की दीवारों पर 70 फुट ऊंची और पत्थर की जड़ाई इतनी कुशलता से की गई है कि इस जोड़े में एक बाल इतना इसके जो जोड़ है उसमें बाल के जितना भी स्थान नहीं है। इस निर्माण विधि की प्रशंसा प्रसिद्ध कलामर्मिज्ञ पारसी ब्राउन ने इन शब्दों में किया है: मिट्टी गारे की ठोस मोटी भीतरी सतह कंक्रीट की बनी हुई है। इसकी बाहरी भाग पर गाढ़े हुए पत्थर लोहे के कड़ों से कुशलता पूर्वक जोड़कर लगाए गए हैं। इन पत्थरों के डोकों की दो चिनाइयों के बीच चौड़ी जगह छोड़ दी गई है। इसके बीच में सक्रिय पत्थरों की चुनाई कर इसमें एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने किले के अंदर लाल पत्थर की 500 से अधिक इमारतें बनवाई थी। ये इमारतें बंगाल गुजरात की शैलियों पर बनी थी। इन इमारतों में अधिकांश को शाहजहां ने तुड़वाकर सफेद संगमरमर भवनों का निर्माण कराया। आगरा के किले की रूपरेखा मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले के समान थी, जिसको देखकर बाबर ने सुंदर सुंदर कहा था। प्रारंभ में किले में 4 प्रवेश द्वार थे। कालांतर में 2 द्वार बंद कर दिए गए। सन 1565 में निर्मित दिल्ली दरवाजे पर महावत सहित 2 हाथी बनाए गए थे, जो औरंगजेब ने हटवा दिए। पर्सी ब्राउन ने इसको भारत का सबसे प्रभावशाली द्वार कहा था। ऊंचाई देने के लिए इसके 2 मंजिल बनाकर अष्टपहलू बनाकर बुर्ज और मेहराब कक्ष और छतरियां भी अष्टकोण में बनाई गई थीं। मेहराबों और पैनल पर रंगीन चमकदार पत्थरों और टुकड़ों से फूल पत्तियां, चिड़िया, सांप और हाथी की आकृति बनाई गई हैं। यद्यपि ये आकृतियां कुरान में वर्जित हैं, किंतु यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की परिचायक हैं। आगरे का किला यमुना के किनारे चारों ओर खाई से आवृत है। इसमें पहले पानी भरा रहता था। आगरे का किला और उसमें निर्मित भवन अकबर की सृजनात्मक प्रवृत्ति के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला के अन्य उल्लेखनीय प्रतीक अकबर के राजकाल में निर्मित स्थापत्य कला के अन्य प्रसिद्ध निर्माणकार लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की मस्जिद और अटेर का किला है। अटक का किला है। अटेर तो अपना भिंड में है, अटेर नहीं, अटक का किला है। नेक्स्ट आते हैं मुगल कालीन स्थापत्य का द्वितीय काल, जो कि 1605 से 1707 तक चलता है। इसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के निर्माणकार आते हैं। अकबर के समय भवन निर्माण की योजना विशाल, विस्तृत और विविध थी। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर द्वारा नवीन योजनाओं को नहीं बनाया गया, किंतु अकबरकालीन भवन निर्माण का कार्य सतत चलता रहा। इसका उदाहरण अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में है। इसकी नींव है अकबर काल में रखी गई थी। जहांगीर की रुचि उद्यान और चित्रकला की ओर अधिक थी, फिर भी जहांगीर ने कुछ भवनों का निर्माण कराया जो आज भी दर्शनीय हैं। पहले आता है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सामान्यतः सिकंदरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आगरा के निकट सिकंदरा नामक गांव में यह बना हुआ है। इसका निर्माण अकबर के समय प्रारंभ हुआ था और अकबर की मृत्यु के 8 वर्ष बाद सन 1613 में पूर्ण हुआ। अतः यह जहांगीर के काल का स्थापत्य भवन माना जाता है। जहांगीर ने इसके कुछ भागों में परिवर्तन किया था, जैसे कि उसने स्वयं लिखा है कि हमें अपने पिता के मकबरे को देखने गए
पवित्र यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब इसने कब्रिस्तान पर बनी इमारत देखी, परंतु वह हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं थी। हमारी इच्छा हमने संसार में अनंत कहीं नहीं देखी है। यह भवन बना रहता है। उस समय अभागे खुसरो की घटना घटित हो गई और हमको लाहौर जाना पड़ा। कारीगरों ने अपनी इच्छा के अनुसार बना डाला, फलतः सारा धन खर्च हो गया और 3-4 वर्ष इसे बनने में लगे। हमने आज्ञा दी कि अनुभवी कारीगर अन्य अनुभवी लोगों को संपत्ति से निश्चित ढंग पर कई स्थानों पर नींव डालें। क्रमशः एक ऊंची इमारत बनी और इस मकबरे के चारों ओर खुलता हुआ उद्यान लगाया गया और एक बड़ा ऊंचा प्रवेश द्वार श्वेत पत्थरों की मीनारों सहित बनाया गया। इस मकबरे की बनावट बौद्ध विहार की समान और आकार पिरामिड की तरह है। पर्सी ब्राउन के अनुसार सिकंदरा के अकबर के मकबरे के पहले की इमारत में ऐसी सुंदर मीनारें नहीं हैं। मकबरे में 5 मंजिल हैं और हावेल का मत के अनुसार नीचे की मंजिल की बनावट स्वयं में पूर्ण है और इसकी योजना इस प्रकार की है कि जैसे अकबर ने वह बनवाई हो। मुस्लिम प्रथा के अनुसार मृतक का मुंह पश्चिम दिशा में मक्का की ओर रखा गया है, लेकिन अकबर का मुंह पूर्व अर्थात उदय होते हुए सूर्य की ओर रखा गया है। हावेल के अनुसार अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का उपयुक्त स्मारक है। एतमदौला का मकबरा, यह नूरजहां और आशफ खां के पिता और जहांगीर के ससुर का मकबरा है। नूरजहां ने सन 1226 में आगरा में बनवाया था। अकबर के भवन की विशालता और शाहजहांकालीन भवनों की लवण्यता के बीच यह कड़ी माना जाता है। एक विशाल वर्गाकार इमारत का मुख्य हाल संगमरमर का बना हुआ है और कब्र पर पीले रंग के कीमती पत्थर जड़े हैं। इस मकबरे में एतमदौला के परिवार के अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया है। पर्सी ब्राउन के अनुसार सूक्ष्म कला के उदाहरण के रूप में यह इमारत सर्वाधिक पूर्ण है। जहांगीर की यह तथा अन्य इमारतें सजावट की दृष्टि से निर्मित की गई हैं। यह इमारत मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी प्रथम कलाकृति है। इसकी निर्मात्री नूरजहां का परिष्कृत प्रेम इसके जड़ाऊ कार्य में प्रतिबिंबित होता है। जहांगीर काल की अन्य इमारतें, जहांगीर का लाहौर स्थित मकबरा, इसकी योजना जहांगीर ने बनवाई थी, किंतु इसका निर्माण विधवा नूरजहां ने अपनी देखरेख में कराया था। यह सिकंदरा के समान पर ऊंचाई में कम है। जहांगीर का मकबरा अत्यधिक सजावट, रंगीन टाइल्स और रंगीन आकृतियों से युक्त है। अब्दुल रहीम खानी खाना का मकबरा, हुमायूं के मकबरे के निकट यह सुंदर इमारत ईरानी प्रभाव का द्योतक हुमायूं के मकबरे का स्थापत्य शैली की है। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल स्थापत्य पर ईरानी प्रभाव जहांगीर काल तक रहा है। हुमायूं का मकबरा अष्टपहलू का है, जबकि खाने खाना का मकबरा सरल आकृति के लिए वर्गाकार है। शाहजहांकालीन स्थापत्य कला, शाहजहां महान निर्माता थे। अकबर के काल के विशाल लाल पत्थरों का स्थान शाहजहां में ईरानी नमूने संगमरमर के उपयोग कर सजावट भरी कोमलतापूर्ण स्थापत्य कला ने ले लिया था। शाहजहां का स्थापत्य के संबंध में दृष्टिकोण अकबर से भिन्न है, अतः शाहजहां में निर्मित भवन की स्थापत्य कला में पत्तोदार मेहराब सफेद संगमरमर के स्तंभों की कतारों ने ले लिया। शाहजहां की रुचि कलापूर्ण मेहराबों की ओर अधिक थी। अकबर के समय की विशाल इमारतों का स्थान शाहजहां काल में संगमरमर से निर्मित अलंकृत भवनों ने ले लिया था। आगरे के किले के
दीवाने आम के उत्तर में बनी हुई मोती मस्जिद विशाल सुंदर इमारत है। पर्सी ब्राउन के अनुसार बहुत थोड़ी-सी धार्मिक इमारतें दर्शक को इस शाही मस्जिद की अपेक्षा अधिक पवित्र भावना से ओतप्रोत करती है। यह निर्दोष निर्माण सामग्री अपने अंगों की कुशलपूर्ण नियंत्रित रचना दोनों के कारण चरमोत्कर्ष पर पहुंची मुगल स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करती है। इसके गुंबद से मुगल काल का निर्माण काल में संतुलन एवं लय का वैज्ञानिक सिद्धांत स्पष्ट होता है। किले के मुख्य द्वार पर आगरा फोर्ट स्टेशन के निकट जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की प्रिय पुत्री जहान आरा ने कराया था। इसका निर्माण किले के मुख्य द्वार पर आगरा फोर्ट स्टेशन के निकट जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की प्रिय पत्नी जहान आरा ने करवाया था। इसका निर्माण सन 1648 में किया गया था। नेक्स्ट आता है ताजमहल। शाहजहां काल की श्रेष्ठ कृति विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। आगरा के किले के निकट यमुना के घुमावदार बहाव पर यह मकबरा शाहजहां ने 1628 से 1658 के मध्य अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल या अंजुमन बानो बेगम के अवशेषों को दफनाए एवं अपनी हृदयांगिनी की याद अमर करने के लिए बनवाया था। ताजमहल के निर्माण से पूर्व योजना को मूर्त रूप देने के लिए विविध प्रकार के कारीगरों को एकत्रित किया गया था। इनमें भवन निर्माण कला के विशेषज्ञ, गुंबद निर्माण के कलाकार और बारीक कार्य करने वाले कलाकार, फूल पत्ती आकृति, जड़ाऊ कार आदि प्रवेश द्वार निर्माण यांत्रिक सम्मिलित थे। ताजमहल का नमूना शाहजहां के प्रमुख कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शाहजहां कला एवं सौंदर्य प्रिय था। अपनी कल्पना को साकार देने में उसकी विचारधारा का प्रभाव इस भवन निर्माण में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस भवन से संबंधित विद्वान, कवियों और कहानीकार, कलामर्मज्ञों द्वारा साहित्य सृजन किया गया था और यह भारतीय साहित्य की एक नई विधा बन गई। सिकंदरा और एतमद्दौला के मकबरे की श्रृंखला में शाहजहां द्वारा भव्य ताजमहल का निर्माण कराया गया। मकबरों के निर्माण की दिशा में ताजमहल अग्रणीय है। मुगल स्थापत्य की पूर्णता का यह स्मारक विश्व में अद्वितीय है। संगमरमर में शाहजहां के स्वप्न 22 वर्षों में 20,000 कारीगरों के प्रतिदिन कार्य करने के पश्चात उस समय 3 करोड़ रुपए से साकार हुआ था। चौतरे के ऊपर 22 फीट ऊंची कुर्सी पर मुमताज का मकबरा मोती की तरह प्रतीत होता है। सामान्यतः मकबरे उद्यान के मध्य बनाए जाते हैं, किंतु ताजमहल विशाल उद्यान के उत्तर भाग में स्थित है। 108 फीट ऊंचा वर्गाकार भवन है। इसके चबूतरे पर मुख्य गुंबद 157 फीट और चारों ओर 137 फीट ऊंची मीनारें हैं। मुख्य गुंबद वर्तुलाकार है, आकाश में श्वेत बादल की तरह दिखाई देता है। हेवल्स के अनुसार भारतीय नारी का देवतुल्य स्मारक है। शाहजहां काल की दिल्ली की इमारतें। शाहजहां ने एक निश्चित योजना के अंतर्गत दिल्ली में यमुना के किनारे सन 1638 में एक नगर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। इस नगर में पर कोटे के अंदर लाल किले का निर्माण कराया गया था। लाल किला, दिल्ली का लाल किला 3100 फीट लंबा और 1650 फीट चौड़ा होकर कई शाही और अन्य इमारतों को अपनी चार दीवारी में समेटे हुए है। कंगूरेदार द्वार कंगूरेदार दीवार, दो मुख्य दरवाजे उस समय की स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। लाल किले की अन्य इमारतों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। पहले आते हैं दीवाने आम। यहाँ पर 9 मेहराबों और दोहरे स्तंभों पर आधारित दीवार के मेहराबदार भागों में मयूर सिंहासन में बैठकर शाहजहां आम दरबार लगाता था। दीवाने खास
समस्त भवनों में सबसे अधिक अलंकृत दीवाने खास हवादार खुला भवन है। दीवाने खास के लिए फिरदौस ने उद्गार प्रकट करते हुए लिखा है कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वह यही है, यही है, यही है। रंग महल, नहर ए बहिश्त और लाल किले के सम्मुख विशाल जामा मस्जिद शाहजहां काल की स्थापत्य कला के दिल्ली में अन्य नमूने हैं। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात मुगल निर्माण कला का दौर समाप्त प्राय हो गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मत से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलकालीन शिल्प कला का पतन हो गया। नोट: शाहजहां कालीन स्थापत्य का विस्तृत अध्ययन अगले प्रश्न में हम देखेंगे। शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। पहला प्रश्न है, स्थापत्य कला के विशेष संदर्भ में शाहजहां काल की मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, बताना है। शाहजहां की प्रमुख इमारतों का उल्लेख करते हुए उनकी वास्तुशिल्प की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट आता है, मुगल शासक शाहजहां का काल इस्लामी वास्तुशिल्प का स्वर्ण काल था। 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। शाहजहां कालीन प्रमुख स्थापत्य की विवेचना कीजिए। शाहजहां के शासनकाल की वास्तु का वर्णन कीजिए। शाहजहां एक महान निर्माता था, किंतु स्थापत्य के संबंध में उसका दृष्टिकोण अपने पितामह अकबर से पूर्णतः भिन्न था। उसने ईरानी आदर्शों और नमूने के आधार पर निर्माण कार्य कराने में अपनी रुचि अधिक प्रदर्शित की थी। शाहजहांकालीन स्थापत्य कला। शाहजहां को सफेद संगमरमर अत्यधिक प्रिय था। राजस्थान की मकराना की खदानों से उपलब्ध संगमरमर का उपयोग उसके काल की इमारतों में बहुत अधिक हुआ था। बादशाह संगमरमर का इतना प्रेमी था कि उसने पितामह द्वारा निर्मित कई वर्गाकार भवनों में परिवर्तन कर दिया था और नष्ट कर खम्भों पर स्थित मेहराब युक्त भवनों का संगमरमर से निर्माण कराया था। मेहराबें, गैलरी, जड़ाऊ कार्य में सर्वत्र संगमरमर का प्रयोग किया। इस प्रकार अकबरकालीन प्रारंभिक युग भवन का आयताकार रूप शाहजहां की शैली की सुंदर रूपरेखा एवं प्रवाहमय लय ने ले लिया था। मेहराबों की बनावट में जो परिवर्तन हुआ था वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। शाहजहां काल में निर्मित भवनों की स्थापत्य कला में पत्तियोंदार मेहराब, सफेद संगमरमर के स्तंभों की कतारों का प्रवाह आ गया था। अकबर के समय की विशाल इमारतों का स्थान वैभवपूर्ण सजावट और पत्थर काटने की छेनी के स्थान पर संगमरमर तराशने और पॉलिश करने के महीन औजारों ने ग्रहण कर लिया था। शाहजहां के समय संगमरमर से निर्मित भवनों में आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मशूमन बुर्ज, अंगूरी बाग, मच्छी भवन और मोती मस्जिद उल्लेखनीय हैं। आगरा किला स्थित भवन। दीवाने आम। आगरा के किले में अमर सिंह द्वारा प्रवेश के पश्चात खुले भाग के दाहिनी ओर दीवाने आम स्थित है। शाहजहां ने सन 1628 में इसका निर्माण कराया था। 3 ओर से खुला हुआ यह हॉलनुमा भवन दोहरे गुंबद या खंभों की 40 कतारों से युक्त 201 फीट लंबा और 67 फीट चौड़ा है। इसके खंभे एक दूसरे से संगमरमर की मेहराबों से जुड़े हुए हैं। यह संगमरमरी कार्य शाहजहां के ऐश्वर्य के प्रभाव का द्योतक है। इसकी लंबी गैलरी सुंदर जड़ाऊ और फूल पत्तियों से अलंकृत है। इसी गैलरी तथा मंडप में बादशाह का सिंहासन स्थित था। दीवाने आम की साज सज्जा और बैठक व्यवस्था। शाहजहां के समय दीवाने आम की साज सज्जा और बैठक व्यवस्था का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त है। इसके आधार पर शाहजहां के दरबार की कल्पना मात्र की जा सकती है। ताऊ तख्ते ताऊश या मयूर सिंहासन। शाहजहां की शाही सिंहासन तख्त ताऊश या मयूर सिंहासन कहलाता है। यह शुद्ध सोने से निर्मित 3.5 गज लंबा और 2.5 गज चौड़ा 5 गज ऊंचा है। यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित है और खंभों पर रत्नों से जड़ित दो दो मूर
आकृतियों से युक्त था। मोरों के मध्य में हीरा, पन्ना और मोती जड़ित वृक्ष बना हुआ था। सिंहासन तक पहुंचने के लिए रत्न जड़ित 3 श्रेणियां लगी थीं। सिंहासन 11 रत्न जड़ित रेलिंग से आविष्टित था। 12वां भाग खुला था। मध्य के पैनल सबसे अधिक रत्नों से जड़ित थी, जिस पर सम्राट की बाहें टिकी रहती थी। इसका निर्माण बेबादल खां की देखरेख में 1 करोड़ की सामग्री से हुआ था। इसमें कारीगरों का पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं था। मयूर सिंहासन के ऐतिहासिक विवरण से इसकी भव्यता की कल्पना मात्र की जा सकती है। नादिर शाह लूट के साथ मयूर सिंहासन को भी ले गया था। मुगल सम्राट शाहजहां के दीवाने आम का उपयोग सन 1803 के आगरा पर आधिपत्य के समय अंग्रेजी सेना ने सत्याग्रह के रूप में किया। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय यह स्थान गतिविधियों का केंद्र बना रहा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के गवर्नर कैल्विन के देहांत, जो कि सन 1858 में हुआ था, इसके पश्चात दीवाने आम के अहाते के कोने पर इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट आता है मच्छी भवन। मच्छी भवन लाल पत्थरों का आयताकार मच्छी भवन दीवाने आम के पीछे स्थित है। मच्छी भवन के रत्नों का कोषागार होता है। मच्छी भवन के 4 खंभों पर आधारित छतरी के समान शुद्ध संगमरमर की नक्काशी पूर्ण मंडप बना हुआ है। इसके अहाते में सफेद संगमरमर के सरोवर तथा चौपड़ बने हुए हैं। इस सरोवर को यमुना के जल से भर दिया जाता है। शाही परिवार के लोग मनोरंजन के लिए इसमें मछलियों का शिकार करते रहते थे। सरोवर की बनावट को की जो सामग्री थी उसको सूजल जो सूरजमल जाट उजाड़ कर अपने साथ डींग ले गया। इसके साथ डींग में निर्मित भवन डींग महल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में अच्छी भवन ध्वस्त मच्छी भवन है वो ध्वस्त हो गया है अच्छी तरह से और खंडरों के रूप में है। सरोवर और चौपड़ में गाद भर गई है। नेक्स्ट आता है दीवाने खास। दीवाने आम के निकट ही दीवाने खास महल बनाया गया है। शाहजहां ने आनन फानन में आगरा छोड़कर एक नया शहर शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली बसाया था। इस शहर को बसाने से पूर्व सम्राट ने खास महल बनवाया। यह महल सम्राट और साम्राज्ञी के निवास के लिए बनाया गया था। इसका शाही शायाना शयनागार 90 फीट लंबा और 67 फीट चौड़ा है। महल के नीचे का भाग लाल पाषाण से बना हुआ है और किसी समय यमुना की लहरें इससे टकराती रहती हैं। यह यमुना की मुख्य धारा किले से 1 मील से अधिक दूरी हट गई है। खास महल के कक्ष, बरामदे, मंडप आदि अधिकांश भाग सफेद संगमरमर से निर्मित हैं। समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में खास महल का विवरण इस प्रकार मिलता है कि इसकी दीवारों के निचले भाग और खम्भों पर उभरे सुंदर काम की बहुलता है और किनारियों पर विभिन्न प्रकार की कीमती रत्न जड़े हुए हैं। इसकी छत सुनहरी और अन्य चमकीले रंगों से सुसज्जित है। इसके दाहिनी और बाईं ओर 2 सुंदर सुनहरी मंडप हैं। इसकी छतें ढलवा और मेहराबें नक्काशीदार हैं, नोकदार हैं। ये 2 ओर से खुले हुए हैं। इनकी छत के नदी की ओर भाग के ऊपर 2 छोटे किंतु बहुत ही सुंदर सुनहरी गुंबद है। इसमें बारीक खुदाई और उभरे फूल पत्तियों की बेलों की सुंदर सजावट है। इसकी छत और गुंबद फ्लोरेंस फ्लोरेंस जैसे मोज़ेक के काम में मुलम्मे रंगीन चित्रों से सुसज्जित हैं। जड़ाऊ काम, रंगीन सजावट और सुंदर बारीक खुदाई इस सुंदर इमारत को और भी सुंदर बनाते हैं। इस सुसज्जित आरामदेह कक्ष में गोमेद, पुखराज पुखराज और मणि से सभी ओर दमकते से रहते हैं। इसकी बालकनियां और बरामदे में सुंदर सुंदर डिजाइनों से ऐसे खुलते हुए नमूने हैं। एक विदेशी यात्री के अनुसार यह नमूने नीचे से दिखाने पर किनारें फीते के किनारों की तरह दिखाई देती हैं। महल का एक भाग दूसरे भाग से सुंदर
समन्वय से जुड़ा हुआ है। यह महल शाहजहां की सुंदर अभिरुचि का परिचायक है। महल की दीवार पर फारसी का एक अभिलेख था जो अब क्षत-विक्षत हो गया है। अभिलेख में उल्लेख है कि इस महल का निर्माण शाहजहां ने कराया था और इसके समान अन्य महल पृथ्वी पर पहले कभी नहीं बना। अभिलेख 1048 या 46 हिजरी संवत अंकित है, जो कि शाहजहां के राजकाल में सन 1637 के लगभग बैठता है। अंगूरी भवन, यह बाग अंगूरी बाग, इस भवन का निर्माण प्रारंभ में शाही महिलाओं के निवास या हरम या रनवास के लिए अकबर ने कराया था। खास महल के सम्मुख स्थित 3 ओर कमरे की श्रृंखला से युक्त यह भवन लंबाई में 235 फीट और चौड़ाई में 170 फीट है। शाहजहां ने अकबर द्वारा निर्मित भवन को अपनी इच्छा और नमूने के आधार पर पुनः बनवाया। इसके चौथी ओर संगमरमर की एक बड़ा मंडप बनवाया था। भवन के अहाते में एक सुंदर बगीचा अंगूरी बाग है। इसी के नाम से भवन का नामकरण हुआ है। मुगल बागानों की विशेषता फव्वारे रहे हैं। अंगूरी बाग को भी 4 वर्गाकार भागों में विभाजित करके ढलवा भूमि से कुछ ऊंचाई पर पानी के बहाव को सुगम बनाते हुए फव्वारे बनाए गए थे। सुम्मन बुर्ज, खास महल के उत्तर में किले की दीवार पर परिकुंजवत टंगा हुआ एक बुर्ज सफेद संगमरमर की 6 मंजिली इमारत है। सुम्मन बुर्ज को पहले शाह बुर्ज कहा जाता था। इसका निर्माण शाहजहां ने मुगल हरम की स्त्रियों के साथ बैठकर नीचे खुले मैदान में पशु युद्धों को आनंद लेने के लिए कराया था। सुम्मन बुर्ज का अर्ध व्यास लगभग 24 फीट है। इसके सबसे ऊपर मंजिल अत्यंत बारीक खुदाई और जुड़ाई और श्वेत संगमरमर के कारण भव्य दिखाई देती है। बुर्ज के साथ संलग्न बरसाती के ठीक मध्य एक हौज बनाया हुआ है। हौज में गुलाब की पंखुड़ियों के आकार का धसा हुआ फव्वारा लगा हुआ है। सम्मुख बने एक कक्ष में कृत्रिम झरना बना हुआ है। इसमें संगमरमर की खुदी हुई शिला पर सक्रिय मार्ग से प्रवाहित होता हुआ जल नीचे ढकी नहर में चला जाता है। सुम्मन बुर्ज की दूसरी ओर संगमरमर का सिंहासन बना है। सिंहासन जो शाहजहां है, इसने अपने जीवन के अंतिम काल में बंदी अवस्था में अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बने हुए ताज महल को इसी स्थान से निहारते अंतिम सांस ली थी। झरोखाई दर्शन, दीवान खास और सुम्मन महल के मध्य स्थित झरोखाई दर्शन सफेद संगमरमर का बना हुआ है। झरोखा दर्शन के नीचे मैदान है जहां पर जनता बादशाह के दर्शन और अपने निवेदन हेतु उपस्थित होती थी। झरोखा दर्शन से बादशाह हाथियों का युद्ध भी देखा करता था। फिर आता है आगरा किला स्थित मस्जिद। आगरा किला स्थित 3 मस्जिद, शाही मस्जिद, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। ये शाहजहां के काल में हुआ है। पहले आती है शाही मस्जिद। दीवान खास के निकट श्वेत संगमरमर की बनी बिना गुंबद बुर्ज के बनी हुई है। शाही निवास से सीधे पहुंचकर शाहजहां यहाँ सुबह की नमाज अदा करता था। फिर आता है नगीना मस्जिद। मच्छी भवन के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित अत्यंत सुंदर श्वेत संगमरमर की बनी हुई नगीना मस्जिद, यह विशेषकर हरम की महिलाओं के लिए निर्मित की गई थी। इस सुंदर मस्जिद में लगे हुए कई कक्ष हैं। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर यहीं रखा था। यहाँ से वह ताज को निहारता करते थे या निहारते रहते थे। फिर आते हैं मोती मस्जिद। मुगल स्थापत्य के परिपूर्ण एवं चरम उत्कर्ष के समय सन 1654 में शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। यह आगरा किला स्थित मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। दीवाने आम के उत्तर में ऊंचे स्थान पर निर्मित इस भवन की लंबाई 237 फीट और चौड़ाई 187 फीट है। मोती महल का स्वरूप यथा नाम और गुण के आधार पर यह मोती की तरह प्रतीत होती है।
कला कला विशेषज्ञ पर्सी ब्राउन ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि बहुत थोड़ी सी ही धार्मिक इमारतें दर्शक को इस शाही मस्जिद की अपेक्षा अधिक पवित्र भावना से ओतप्रोत करती हैं। यह अपनी निर्दोष सामग्री से हुए निर्माण और अपने अंगों की कुशलतापूर्ण नियंत्रित रचना दोनों ही कारण चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपासनालय की मेहराबों की श्रेष्ठता और उनकी तुलना कोनों पर बनी हुई छतरियों की योजना और विशेष रूप से दोनों पक्षों के बीच में केंद्रीय गुंबद के डमरू का कुशलता से उठाना इस मस्जिद के केवल में कुछ अंग हैं जो यह बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि यह इस समय तक मुगल निर्माता सल संतुलन और लय के सिद्धांतों को भली भांति समझने लगे थे। फिर आती है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के चारों ओर श्वेत पत्थर से निर्मित सुंदर गैलरी है। यह मस्जिद शाही निवास से जुड़ी हुई है। शाही महल के भीतर आवास गृहों के कमरे को संगमरमर की जालीदार पर्दों से एक दूसरे से अलग किया गया है। इसका उद्देश्य हरम की स्त्रियों को आवरण देकर नमाज पढ़ने की सुरक्षा देता है ताकि बाहर के लोग उन्हें नहीं देख सकें। मस्जिद के काले संगमरमर का फारसी अभिलेख मस्जिद निर्माण की तिथि हिजरी जो कि 1063 का उल्लेख करती है। शाहजहां काल में निर्मित कृतियों में मोती मस्जिद बेजोड़ सुंदर कृति है। आगरा की जामा मस्जिद। आगरे के किले के मुख्य द्वार से एक फलांग पर आगरा फोर्ट स्टेशन के निकट स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की प्रिय पुत्री जहान आरा ने कराया था। इसकी कुर्सी ऊंची है तथा यह मस्जिद लाल पत्थर से निर्मित है। इसकी लंबाई 130 फीट और चौड़ाई 1000 फीट है। 3 भागों में विभाजित इस मस्जिद पर 3 गुंबद बने हुए हैं। इन गुंबदों का बाहरी भाग संगमरमर का लाल पत्थर के जड़ाऊ काम से सुसज्जित है। सामने के भाग में 5 मेहराबदार दरवाजे हैं। इसमें मध्य का मेहराबी दरवाजा शेष दरवाजों से बड़ा है। यह 40 फीट चौड़ा है। मस्जिद की छत के प्रत्येक कोने पर अष्टपहलू गुंबददार छतरी है और इसका अग्रभाग छोटी छोटी बहुत सी सुंदर छतरियों की पंक्तियों से सुसज्जित है। केंद्रीय भाग की छत के चारों कोने पर 4 पतली सुंदर मीनारें निकली हैं और इसके पीछे के भाग में 3 बड़े गुंबद हैं जिन पर लाल पत्थर सफेद संगमरमर की चौड़ी पट्टियां एक के बाद एक जड़ी हुई हैं। इस मस्जिद में लगे शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 5 वर्षों में 5 लाख रुपए में हिजरी जो कि 1058 में पूर्ण किया गया था। फिर आता है ताजमहल। शाहजहां की सर्वश्रेष्ठ कृति विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। आगरे के किले के निकट यमुना के घुमावदार बहाव के तट पर इस मकबरा को बनाया गया है। 1628 से 1658 के मध्य अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल या अंजुमन बानो बेगम के अवशेषों को दफनाकर अपनी हृदयांगिनी की याद अमर बनाने के लिए इसको बनवाया गया था। ताज के निर्माण की पूर्व योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विविध प्रकार के कारीगरों को एकत्रित किया गया। उनमें भवन निर्माण कला के विशेषज्ञ, गुंबद निर्माण के कलाकार, बारीक कार्य करने वाले कारीगर जिसमें फूल, पत्तियां, आकृति, जड़ाऊ कार आदि, प्रवेश द्वार निर्माण यांत्रिक सम्मिलित थे। ताजमहल का नमूना शाहजहां के प्रमुख कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शाहजहां कला सौंदर्य का प्रेमी और अपनी कल्पना को साकार करने में अपनी विचारधारा का प्रभाव इस भवन निर्माण में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस भवन के संबंध में विद्वानों, कवि और कहानीकारों, कला मर्मज्ञों द्वारा साहित्य सर्जन किया गया है और यह भारतीय साहित्य की एक नई विधा बन गई। सिकंदरा और एदमत-दौला की मकबरे की श्रृंखला में शाहजहां द्वारा भव्य ताजमहल का निर्माण कराया गया। मकबरे के निर्माण की दिशा में ताजमहल अग्रणीय है। मुगल स्थापत्य की पूर्णता का यह स्मारक विश्व में अद्वितीय है। संगमरमर में शाहजहां का स्थापना 22 वर्षों में
20,000 कारीगरों के प्रतिदिन कार्य करने के पश्चात उस समय 3 करोड़ रुपए में साकार हुआ था। चबूतरे के ऊपर 22 फीट की ऊंची कुर्सी पर मुमताज महल का मकबरा मोती की तरह प्रतीत होता है। तो ताजमहल विशाल उद्यान के उत्तरी भाग में स्थित 108 फीट ऊंचा वर्गाकार भवन है। इसके चौतरे पर मुख्य गुंबद 157 फीट और चारों ओर से 137 फीट ऊंची मीनार है। मकबरे उद्यान के मध्य बनाए जाते हैं, किंतु ताजमहल विशाल भवन के उत्तरी भाग में स्थित है। 108 फीट ऊंचा वर्गाकार भवन है। इसके चौतरे पर मुख्य गुंबद 157 फीट और चौ चारों ओर से 137 फीट ऊंची मीनारें हैं। मुख्य गुंबद वर्तुलाकार है। आकाश में श्वेत बादल की तरह दिखाई देता है। हेवल के अनुसार यह भारतीय नारी का देवतुल्य स्मारक है। नेक्स्ट आता है ताजमहल के योजनाकार और वास्तु विशेषज्ञ। इस पर विद्वानों में मतभेद हैं। स्पेनिश यात्री फादर सेबास्टियन मैंड्रिक का कथन है कि इसका निर्माण वेनिस निवासी जोरोनिमो वेरोनिनियो ने किया था। यह संभव हो सकता है कि शाहजहां ने वेनिस के कलाकारों से इसका निर्माण किया हो या सलाह ली हो, परंतु ऐसा ज्ञात नहीं होता। किसी भी मुगलकालीन लेखक ने इसका उल्लेख नहीं किया है कि ताज के निर्माण में किसी विदेशी का हाथ था। टेवेनियर और वर्निश मीन हैं। सन 1690 में ताज के विशेषज्ञ में थियनट थियनट नामक एक फ्रेंच यात्री ने लिखा है कि यह अद्भुत इमारत है कि यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय भवन निर्माण कला में अनभिज्ञ नहीं थे। यद्यपि इसका निर्माण शैली यूरोप वासियों को अच्छा लगा था, यह एक कलात्मक रुचि का द्योतक है और इसे देखकर हर कोई कहेगा कि यह सुंदर है। इस प्रकार इस कथन में विदेशी निर्माता का कहीं उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल अबुल हमी- हमीद लाहौरी। यह उल्लेखनीय है कि बादशाह की सल्तनत में कोने कोने पर मूर्तिकार संगतराज राज चित्रकारी करने वाले झुंड के झुंड आए थे। प्रत्येक कला के विशेषज्ञ अपने सहायकों के साथ जुड़ गए थे। महाजन दंपति के अनुसार यह बात स्मरणीय है कि इस इमारत को यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह एशिया का निर्माण शैली में के नगण्य प्रभाव से कहीं अधिक वैभवपूर्ण है। हावेल के मतानुसार भी ताज के निर्माण में किसी यूरोपीय शैली की प्रमुखता ज्ञात नहीं होती। इसके शब्दों में ताज का नक्शा एक वेनिस निवासी द्वारा बनाया गया था। यह मत की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पर्सी ब्राउन का जो मत है वह भी हावेल के मत से मेल खाता है। उसका भी मत है कि यहाँ निर्माण कार्य में मापतोल का कार्य मुसलमानों के हाथों में था। इसकी सजावट का कार्य हिंदुओं के हाथों में था। वस्तुतः रंगीन पत्थरों के बेल बूटों का कठिन कार्य कन्नौज के हिंदू कारीगरों के द्वारा किया गया था। वे आगे लिखते हैं कि इसका मुख्य गुंबद बनावट के विचार से तैमूर शैली का है, किंतु इसकी गोलाई में गहराई वाले छत्र की तरह तनी हुई बनावट की शैली विशुद्ध भारतीय है, जो एक दूसरे पर चढ़ती हुई चिनाई से घिरे में हिंदू मंदिरों के शिखर के कलश की भांति बनाई गई है। परंतु फर्गुसन ने कहा है कि ताजमहल के निर्माण के लिए फ्लोरेंस से इटालियन कारीगरों को बुलाया गया था। ये कलाकार संगमरमर के बहुमूल पत्थर जोड़ने की कला में विशेष निपुण थे। वास्तव में भारत में इन्होंने पत्थर जोड़ने की कला का आरंभ किया था, मुख्यतः शाहजहां के युग में। फर्गुसन लिखते हैं कि भारतीय लेखक ने किसी विदेशी कलाकार का उल्लेख नहीं किया है। दूसरे इटली के निबंधन या निर्धन कारीगरों को इतना समय तो नहीं मिलता था कि वे कलात्मक कार्यों का उल्लेख कर पाते। वाह।
फिर आते हैं स्मिथ के अनुसार। इनने कहा है कि ताजमहल एशियाई और यूरोपीय कलात्मकता का अद्भुत मिश्रण है, परंतु आधुनिक खोजों ने फर्गुशियन और स्मिथ के मतों का खंडन कर दिया है। अब विद्वान उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का प्रमुख कलाकार मानते हैं, परंतु ताजमहल की योजना शाहजहां के मस्तिष्क की स्वयं की उपज थी। इस पर उनके सलाहकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। पर अब विषय यह उठता है कि ताजमहल बनाने की प्रेरणा किन भावनाओं से प्राप्त हुई है। परशुराम के मत अनुसार कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए प्रेरणा दो इमारतों से मानी जाती है। प्रथम हुमायूं का मकबरा, दूसरा खाने खाने का मकबरा। परंतु डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि पर्सी ब्राउन का कथन ताजमहल के संपूर्ण ढांचे के लिए तो ठीक है, परंतु ताज की दीवारों की सजावट, अलंकृत द्वार और उद्यान की सजावट आदि की प्रेरणा बहुत कुछ सिकंदरा के मकबरे और अहमदउल्ला के मकबरे से ली गई है। ताज का प्रसिद्ध मकबरा 22 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 186 फीट है। इसके 5 गुंबद हैं। इसमें प्रधान गुंबद 187 फीट 87 फीट है। शेष 4 गुंबद प्रधान गुंबद की शोभा को बढ़ाते हैं। मध्य का प्रधान गुंबद एक विशेष महत्ता है। इसकी आकृति बहुत कुछ जेरूसलम में बने हुए गुंबद से मिलती जुलती है। गुंबद का ऊपरी भाग फारसी कला से प्रभावित था, निचला भाग हिंदू कला से। चबूतरे के चारों कोने पर संगमरमर की तीनों मंजिली 137 फीट ऊंची मीनारें हैं। चारों कोने में खड़ी ये मीनारें ऐसी ज्ञात होती हैं मानो शाहजहां के पवित्र प्रेम का संदेश समस्त दिशाओं को दे रही हों। हुमायूं के मकबरे से ताजमहल के आंतरिक कमरों की योजना मिलती है। कब्रों को फूल पत्तियों की पच्चीकारी से अलंकृत किया गया है। सजावट में मूल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दोनों कब्रों को जालीदार पर्दे से ढका गया है। गुलाब और अन्य पौधों की पत्तियां संगमरमर पर खुदी हैं। वास्तव में ये गुंबदों का उभार और संगमरमर पर लचती रेखाएं स्त्री सौंदर्य को भी फीका कर देती हैं। फिर आते हैं हावेल के अनुसार। हावेल के अनुसार ताज का संपूर्ण ढांचा शौर सैनिक का ना होकर हिंदू शैली का बना हुआ है। शाहजहां जहां दूसरा ताजमहल काले पत्थर का बनवाना चाहता था, दूसरे ताज की नींव डाली जा चुकी थी, परंतु इस बीच पुत्रों में गृह युद्ध हो गया। इसकी योजना अधूरी रह गई। दूसरे ताज का निर्माण शाहजहां अपने मकबरे के लिए कराना चाहता था। फिर आता है ताज की विशेषता। सभी विद्वानों ने ताज के स्थापत्य और सौंदर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यमुना के श्यामल जल में पड़ने वाले ताज का प्रतिबिंब इसकी सौंदर्य को सहस्त्र गुना बढ़ा देता है। फर्गुशियन ताज की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं। आगरे का ताजमहल केवल अकेला एक ऐसा मकबरा है जो अपनी महत्ता को अपनी सादगी के साथ लेकर खड़ा है। संसार भर में ऐसे कोई दृश्य नहीं है जहाँ प्रकृति और कला एक सर्वश्रेष्ठ कला को मूर्त रूप करने में इतनी सफलता से आ जुटी हो जैसे कि इस प्रसिद्ध मकबरे की सीमा में। ताज की अन्य विशेषता है कि प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ इसके सौंदर्य की परिवर्तनीयता। एक विद्वान के शब्दों में यह इमारत में विशेषता यह है कि इस पर बाहरी वातावरण का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही प्रकाश का इसकी संगमरमर की दीवारों पर कोई प्रभाव पड़ता है। मकराना का यह संगमरमर बढ़िया नम श्वेत पत्थर का बना हुआ है जो कि हल्की भूरी झलक लिए हुए है। सदियों से धूप ने इसे कोमलता प्रदान की है और वर्षा में निकट के प्रदेश में लाल धूल से उजकड़ उड़कर इस पर ऐसी रंगीन परत जम जाती है जो कि सरलता से दिखाई नहीं पड़ती, किंतु इसमें छाए हुए भिन्न भिन्न रंग भली प्रकार से झलकते हैं। परिणाम स्वरूप यह इमारत दिन में अनेक रंगों से रंगी हुई दिखाई देती है। प्रातः शीतल भूरी सी झिलमिलाती श्वेत धूप दोपहर और शाम में
खिली हुई गुलाबी रंग के अन्य रंगों की झलकी में नहाई सी प्रतीत होती है। पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी में एक अद्भुत रंग इसमें भर जाता है। कभी-कभी तो इसके बाग की फूल की भूमिका में एक सौंदर्यपूर्ण चित्र खिंच जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति और मनुष्य दोनों ने अपने हाथों मिलाकर एक अत्यंत लुभावना दृश्य स्थापित किया हो। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ताज के बारे में लिखते हैं कि मकबरे के कारीगरी एवं सुंदरता में स्थान-स्थान पर काव्योचित सौंदर्य बिखर जाते हैं। ताज के विषय में डॉक्टर समर बहादुर सिंह लिखते हैं कि यमुना की पृष्ठभूमि के पीछे खुला नीला आकाश, सामने लहलहाता नैनाभिराम उद्यान, दूधिया रंग के दमकते संगमरमर पच्चीकारी की अनूठी सजावट, अनुपातिक रंग प्रसंग, चार मंडपों के बीच उभरता हुआ यह आलीशान गुंबद, पहरी की भांति चारों कोने पर खड़ी चार छहरी श्वेत मीनार और इसके आगे पीछे जल में झलकती परछाई ताज को संसार में सबसे अनुपम स्मारक बना देती है। सभी उपकरण इतने उपयुक्त और इतने अनुपातिक ढंग से लगाए गए हैं कि इनका संतुलन और कौशलपूर्ण योजन ही इस समाधि भवन को विश्व में अप्रियतम बना देती है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिस पर श्री पुरुषोत्तम नागेंद्र ने उठाया है। ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है, यह जय सिंह का राजप्रसाद था जिसे शाहजहां ने मुमताज के लिए मकबरे बनाया। ताज की शैली के विषय में इनका मत है कि यह हिंदू शैली है, परंतु डॉक्टर समर बहादुर इस मत को मानने से इनकार करते हैं। डॉक्टर समर बहादुर कहते हैं कि शाहजहानी महल में भवनों में देशी विदेशी शैली का सामंजस्य है। कटावदार मेहराब हैं, छर हरे खंबे, बल्ब नुमा गुंबद, फव्वारों का आयोजन आदि इस शैली की विशेषता है। अकबरी प्रसादों का अलंकरण होता है। बेल बूटे की नक्काशियों और दीवारों और छतों पर रंग बिरंगे चित्रों से लाल पत्थरों में यह फबता भी है खूब, किंतु संगमरमर की इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। आते हैं शाहजहानाबाद, सुनहरा दिल्ली शहर। शाहजहां महान निर्माता था। वह एक निश्चित योजना के अंतर्गत ऐसा शहर स्थापित करना चाहता था जिसे वह अपने ढंग के से रूप और आकार दे सके। 12 मई 1638 को दिल्ली में यमुना के किनारे उसने नवीन शहर शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की नींव रखी। दिल्ली के पुराने निवासियों का कथन है कि अपनी प्रिय मल्लिका मुमताज महल की मृत्यु से शाहजहां का मन आगरा से उचट गया था, अतः शाहजहानाबाद आबाद हुआ। वस्तुतः वह दिल्ली निवासियों की अपनी कल्पना है। शाहजहानाबाद के निर्माण में 10 वर्ष लग गए थे। जब शाहजहां ने अपने लश्कर के साथ इस शहर में प्रवेश किया तो उसका प्रिय पुत्र दारा शिकोह मोहरें और अशर्फियां लुटाता आगे चल रहा था। फिर आता है लाल किला। नवीन शहरों की सबसे शानदार इमारत लाल किला है। यह आज भी भारत की शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। शहर के परकोटे के भीतर यमुना के किनारे पर स्थित लाल किला उत्तर से दक्षिण की ओर चतुर्भुज आकार का बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 1600 फीट और लंबाई 32 फीट है। यह किला चारों ओर से परकोटे से आवृत है, किंतु यह परकोटे आगरे के किले के समान दृढ़ नहीं है। फिर आता है प्रवेश द्वार। लाल किले में प्रवेश हेतु 2 द्वार हैं। मुख्य द्वार कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। शेष 2 द्वारों में एक व्यक्तिगत उपयोग के लिए और दूसरा यमुना नदी की ओर खुलता है। शाहजहां कालीन दिल्ली के लाल किला स्थित अन्य भवन। लाल किला में मुख्य द्वार से प्रवेश करने के पश्चात एक बड़े आयताकार भूभाग पर दीवाने आम और दीवाने खास बने हुए हैं। दीवाने आम लाल किला स्थित सबसे अधिक अलंकृत दीवाने खास एक खुला भवन है। इसके हॉल में 90 फीट और लंबाई 90 फीट है और चौड़ाई 67 फीट है।
इस विशाल हॉल को खंभों और अलंकृत मेहराबों द्वारा विभाजित किया गया है। संपूर्ण छत इसकी खंभों पर टिकी हुई है। समतल छत पर चांदी सोने का मुलम्मा मुलम्मा चढ़ा हुआ है। दीवाने खास के खम्भों पर सुंदर खुदाई की गई है। इन पर रंगीन सुनहरी डिजाइनें बनी हुई हैं। संपूर्ण फर्श संगमरमर का बना हुआ है। दीवाने आम, यह हॉल 9 मेहराबों और दोहरे स्तंभों पर आधारित है। यहाँ बादशाह सिंहासन पर बैठकर आम दरबार लगाता था। अन्य भवनों की योजना। केंद्रीय अहाता। दीवाने खास और दीवाने आम के पश्चात शाही परिवार के निवास हेतु भवन बने हुए हैं। इसमें मोती महल, हीरा महल और रंग महल महत्वपूर्ण है। यह सब एक ही शैली के बने हुए हैं। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि यद्यपि इसकी विभिन्न योजना बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन प्रत्येक की शैली बहुत कुछ वही है। प्रत्येक भाग में प्रायः एक मंजिल और सभी ओर से खुला हॉल है। इन इमारतों में एक भाग से दूसरे भाग तक छोटी-छोटी सी नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था है। पानी के लिए यमुना एक बांध बनाया गया है यमुना पर। यहाँ से एक प्रमुख नहर विहिष्ट स्वर्ग की नहर द्वारा किले में पानी का प्रवेश किया जाता है। पत्थर और संगमरमर की नालियों द्वारा यह पानी विभिन्न भागों में बढ़ जाता है। कुछ स्थानों पर नहरों पर फव्वारे का निर्माण किया गया है। रंग महल के केंद्रीय कक्ष को घेरे हुए एक विशाल फव्वारा बना हुआ है। संपूर्ण व्यवस्था इतनी योजनाबद्ध और सुंदर है कि फिरदौस की पंक्तियां साकार हो उठती हैं। गर फिरदौस 10 रुए जामी अस्त, हामी अस्त, यू हामी अस्त, यू हामी अस्त। अर्थात अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। लाल किले के सम्मुख ही विशाल जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किले के निर्माण के साथ ही कराया था। सन 1644 में प्रारंभ इस निर्माण कार्य को 14 वर्ष लगे थे। धार्मिक स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट लघु किंतु परिपूर्ण नमूना है। जामा मस्जिद लाल किले के साथ ही दिल्ली की पहचान बनी हुई है। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात मुगल निर्माण कार्य का दौर भी समाप्त हो गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मतानुसार औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कालीन शिल्पकला का भी पतन हो गया था। नेक्स्ट आते हैं एंडो सार्वजनिक शैली और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य। क्या आपके विचारों में मुगल काल में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का समन्वय हुआ था? यदि हाँ तो 100 उदाहरण उत्तर दीजिए। एंडो सौसैनिक स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस शैली के उद्भव पर प्रकाश डालिए। प्रस्तावना। मुगल काल में हिंदू एवं मुस्लिम समन्वय सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में होना स्वाभाविक था। भारत में मुगल सत्ता स्थापित होने के पश्चात मुगल सम्राटों ने अपने मूल स्थान वापस प्रत्यार्पण करने का कभी भी विचार नहीं किया। मुगल वंश भारत पर राज्य एवं शासन स्थापित करने की दृष्टि से कटिबद्ध रहा। आरंभिक मुगल शासक बाबर और हुमायूं ने भारत में भवन, मस्जिद और मकबरे का निर्माण अवश्य किया, किंतु ये शासक भारत में मध्य एशियाई स्थापत्य को स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहे। सल्तनत कालीन तुर्क सुल्तानों के समान ही इन्होंने भी हिंदू मंदिर एवं स्मारकों को ध्वस्त करके उनके ध्वंस अवशेषों से ही निर्माण कार्य किए थे। हिंदू मंदिर एवं मुस्लिम मस्जिदों में आधारगत रचना की दृष्टि से अधिक अंतर नहीं था। जिन परिस्थितियों में भारत में प्रारंभिक सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने मंदिरों को मस्जिदों का स्वरूप दिया था, उसके कारण ही हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का समन्वय अनिवार्य आवश्यकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। हिंदू मंदिर मूर्ति पूजा और आराधना के स्थल थे। मुस्लिम मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। हिंदू मंदिर अलंकृत सजावट के साथ निर्मित किए गए थे। मुस्लिम नमाज के लिए सादगी पसंद
दलान बनाकर निर्माण करना चाहते थे। प्रायः सभी हिंदू मंदिरों में भक्तजनों के एकत्रित रहने के लिए गर्भगृह में मूर्ति स्थापित कर उनके सम्मुख आराधना के लिए स्थान बनाया जाता है। अतः प्रारंभिक सुल्तानों और मुगल सम्राटों ने गर्भगृह ध्वस्त करके मूर्तियां खंडित करके आराधना के स्थान को विशाल दालान में परिवर्तित कर दिया और उनको मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। किंतु इस प्रक्रिया में वे हिंदू निर्माण के लक्षणों को पूर्णतः नहीं मिटा सके। अतः इस प्रक्रिया में ही हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का उद्भव हो गया। मुस्लिम शासक हिंदू मंदिरों का ध्वंस करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। मंदिरों के ध्वंस से प्राप्त सामग्री स्तंभ, पाषाण आदि का प्रयोग कर मुस्लिम मस्जिद और भवनों का निर्माण किया जाने लगा। डॉक्टर आत्म परमात्मा शरण के शब्दों में, जिस समय मुसलमानों ने मस्जिद और मकबरे बनाए हुए थे, हमारा देश हिंदू और जैन मंदिरों से भरपूर था। इन्हीं को तोड़ फोड़ कर परिवर्तित करके मुसलमानों ने सर्वप्रथम इमारतें बनाई। इस प्रकार के बने भवनों में संभवतः हिंदू कला के दर्शन होना एक सामान्य बात थी। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के निकट 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित एक मस्जिद है तथा कुतुब इस्लाम मस्जिद इसका स्पष्ट प्रमाण है। कुतुब मीनार में हिंदू स्मारकों को ध्वस्त करके इसकी सामग्री के प्रयोग से ही इसके स्थापत्य पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य समन्वय का उद्भव। समग्र रूप से विचार करने पर हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय के कई कारण थे। हिंदू स्थापत्य के नमूने को ध्वस्त कर उनको मस्जिद और आदि में परिवर्तित करना, हिंदू स्थापत्य के ध्वंस अवशेषों से मुगल स्मारकों का निर्माण करना, मुस्लिम शासकों को भारत पर विजय प्राप्त करने के समय एक विकसित भारतीय स्थापत्य शैली मिली थी, किंतु विजेता होने के कारण इन्होंने इस्लामी विचारधारा के आधार पर स्थापत्य कला में परिवर्तन करना उचित समझा। किंतु इस धारणा के आधार पर निर्मित प्रारंभिक इस्लामी स्थापत्य कला में मध्य एशियाई कला की प्रतिछाया स्थापित करने में भी असफल रहे। भारतीय शिल्पियों और हिंदू स्थापत्य के ध्वंस अवशेषों से ही इन्होंने निर्माण कार्य किया। फलस्वरूप एक नवीन सम्मिश्रित स्थापत्य कला का उद्भव हो गया। एक नवीन शैली ना तो पूर्णतः विदेशी, तुर्की या मध्य एशियाई और ना ही पूर्णतः भारतीय, अर्थात वस्तुतः इस नवीन स्थापत्य की आधारभूत संरचना पर हिंदू स्थापत्य के लक्षण अधिक आच्छादित हो गए थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य में कतिपय विशेषताएं समान दृष्टिगोचर होती थीं। इस आधार पर मुस्लिम शासकों द्वारा सरलता के साथ हिंदू मंदिरों को मस्जिद के रूप में दे दिया गया था। पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने भी इस दृष्टिकोण का समन्वय कर व्यक्त किया है कि अनेक हिंदू मंदिर, प्रायः प्रत्येक मस्जिद का एक विशेष लक्षण इनके मध्य में खुले आंगन का होना था। इसके चारों ओर कमरे होते थे। इस विशेषता को पूर्व प्रदेश तुर्क तथा मुगलों के निवास गृहों से ग्रहण किया गया था और भारत के समान ही एशिया के अन्य देश भी इससे सुपरिचित थे। इस प्रकार बने हुए मंदिरों को सरलता से मस्जिदों में बदला जा सकता था। इसलिए विजेताओं मुसलमानों ने सर्वप्रथम इसका इसी कार्य में प्रयोग किया। प्रारंभिक सुल्तानों और मुगल सम्राट के पास समय और धन का अभाव था, अतः नए भवन, मस्जिद और मकबरे बनाने के लिए हिंदू ध्वंस अवशेष तथा उनकी सामग्री का प्रयोग करने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। इस्माल इस्लाम का प्रचार प्रसार करने हेतु इस्लामी स्थापत्य का प्रयोग इनका कर्तव्य था, किंतु पूर्णतः इस्लामी विचारधारा के आधार पर नवीन सामग्री, पाषाण आदि जुटाना उनके लिए संभव नहीं था। हिंदू स्थापत्य मंदिर, स्मारक, भवन, मूर्तियां नष्ट करना मुस्लिम शासकों का कर्तव्य था। इसमें उनको आनंद प्राप्त होता था, अतः हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का समन्वय इसके निर्माण कार्य में समाहित हो गया था। अब आते हैं इंडो सार्सनिक शैली।
हिंदू-मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय से विकसित इस नवीन शैली को विभिन्न नामों से उल्लेख कर कला विशेषज्ञों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। वस्तुतः हिंदू-मुस्लिम स्थापत्य का यह समन्वय सल्तनत काल से मुस्लिम या मुगल काल तक निरंतर चलता रहा है। अकबर के समय यह अधिक परिष्कृत और विकसित हो गया था। इसी आधार पर एवं भ्रमवश पाश्चात्य कला मर्मज्ञ फर्गुशियन ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस समन्वय स्थापित कर इंडो सैनिक शैली नामकरण पर इस शैली को पूर्णतः मुस्लिम शैली का प्रभाव और द्योतक सिद्ध करने का प्रयत्न किया। फर्गुसन महोदय इस शैली को पठान शैली भी कहते हैं। भारतीय स्थापत्य कला विशेषज्ञ हेवल ने फर्गुशियन की धारणा का खंडन कर लिखा है कि भारत में मुगल स्थापत्य कला पर इस देश की कला की गहरी छाप पड़ी। इसके मूलभूत विचार एक अभिव्यंजना के विभिन्न रूप विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, विदेशों से नहीं लाए गए थे। हेवेल के कथन के पक्ष में रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और अन्य भारतीय विद्वानों ने भी अपने मत प्रतिपादित करके हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का प्रादुर्भाव दोनों ही हिंदू और मुस्लिम लक्षणों से अभिभूत होकर हिंदू स्थापत्य का प्रतिशत अधिक होने से संबंधित मत प्रकट किए हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वय या समन्वित स्थापत्य का विकास। यह एक तथ्य है कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का समन्वय होकर स्थापत्य की नवीन शैली का विकास मुगल काल में हुआ। मुस्लिम स्थापत्य के लक्षण आलीशान गुंबदों का प्रयोग प्राचीन भारतीय कला में नहीं था। प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य शिखर योजना के विकास के लिए प्रसिद्ध थी। मुस्लिम स्थापत्य में ज्यामितीय रचनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता था। वस्तुतः हिंदुओं की मंदिर स्थापत्य के शिखर और कलश से आकर्षित होकर ही मुस्लिम शासकों और कलाकारों ने इसका अनुकरण कर मस्जिदों में विशाल पाषाण गुंबद स्थापित किए थे। कालांतर में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य की प्रमुख विशेषता खुला आंगन और चारों कोने पर कलापूर्ण ऊंची मीनारों के विकास में परिणत हो गया था। इसके साथ ही रंगीन पत्थरों को जोड़कर इन मीनारों को अधिक आकर्षित बनाया जाने लगा। मुस्लिम स्थापत्य में चपटी खुदाई और जुड़ाई के साथ बेल बूटे फूल पत्तियों को स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। स्थापत्य में इस्लाम के प्रभाव को दर्शाने हेतु कुरान की आयतों को पाषाण दरवाजों और अन्य स्थानों पर अंकित किया गया। हिंदू कलाकार स्तंभनुमा गुंबद बनाने की कला से परिचित थे, किंतु इन स्तंभों के निर्माण में चूने का प्रयोग कम करने से यह अधिक बड़े और विशाल नहीं बन सके थे। मुस्लिम कलाकार डांटदार छतें और गुंबद के निर्माण में पाषाण का प्रयोग अधिक कर इनको विशाल रूप देने में माहिर थे। अतः हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय में मुगल काल में नवीन स्थापत्य शैली का विकास होकर विशाल गुंबद और मीनारों का पाषाणों से निर्माण प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष। मुगल काल में अकबर से शाहजहां तक का समय हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकीकरण का युग था। स्थापत्य के क्षेत्र में भी हिंदू मुस्लिम कलाकारों काल के एकीकरण की स्पष्ट छाप इस युग की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होती है। ईरानी तथा हिंदू स्थापत्य का सम्मिश्रण आगरे के लाल किले में दिखाई देता है। अमर सिंह दरवाजे पर संगमरमर की पच्चीकारी रंगीन टाइलों द्वारा हाथी एवं चिड़िया को बनाकर हिंदू स्थापत्य के स्पष्ट लक्षण हैं, क्योंकि इस्लाम में किसी जीवधारी का चित्र बनाना मना था। जहांगीर महल पूर्णतः हिंदू स्थापत्य का प्रतीक है। इससे सिद्ध होता है कि उदामाना अकबर ने हिंदू कलाकारों को प्रश्रय दिया है या दिया था। अकबर के समय हिंदू कलाकारों को प्रश्रय दिया गया था। आगरा से 26 मील पर स्थित फतेहपुर सीकरी की इमारतों में हिंदू मुस्लिम
कला का सम्मिश्रण पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। सीकरी में पूर्णतः भारतीय स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। जोधाबाई का महल, इसमें मूर्तियां रखने के आले भारतीय हिंदू मंदिर स्थापत्य पर आधारित हैं। तुर्की सुल्ताना के महल की दीवारों पर इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत शेर, चीता और आदि जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। पंचमहल बौद्ध विहारों के आधार पर निर्मित हैं। इसके स्तंभ पर घंटी, जंजीर, कलश और फूल पत्तियां, रुद्राक्ष उत्कीर्ण थे, जो हिंदू स्थापत्य के प्रतीक थे। जैन ज्योतिष भवन का स्थापत्य आगरा, गुजरात की जैन मंदिरों पर आधारित था। अकबर का मकबरा उसके पुत्र जहांगीर ने सिकंदरा के नाम से निर्मित करवाया था। इस मकबरे की मीनारों के दूसरी मंजिल को तोड़ने पूर्णतः हिंदू स्थापत्य कला के आधार पर निर्मित किया गया था। इन उदाहरण के साथ ही अनेक निर्माण हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय के प्रतीक हैं। कलात्मक हिंदू मंदिर स्थापत्य के आधार पर बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य समन्वय के आदर्श प्रतीक हैं। हिंदू स्थापत्य की विशेषताओं से निर्मित मुगलकालीन अनेक मकबरे, मस्जिद और भवन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि फर्गुशियन का यह कथन पूर्णतः भ्रामक है कि मुगलकालीन स्थापत्य विदेशी रहा था। मुगलकालीन हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के विकास पर विचार करने से इस स्थापत्य की धारणा स्पष्ट हो जाती है। बाबर, हुमायूं के समय स्थापत्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अकबर ने जिस समय निर्माण कार्य प्रारंभ किया, उस समय शायद उसने पुराने भवनों को तुड़वा दिया हो, जैसे कि शाहजहां ने अकबर के समय की इमारतों को नष्ट करके नवीन भवनों का निर्माण कराया था, क्योंकि वे उसकी पसंद के अनुकूल नहीं थे। सम्राट अकबर ने विभिन्न स्थानों पर कारीगरों का प्रयोग करके एक नवीन हिंदू मुस्लिम भारतीय स्थापत्य शैली का विकास किया। उस शैली में उसने विभिन्न स्थानों पर अनेक दुर्ग, राजप्रासाद, भवन, मस्जिद और मकबरे निर्मित कराए। ये निर्माण विभिन्न प्रांतों, वर्गों के कारीगरों द्वारा निर्मित किए गए थे। इनमें विदेशी आदर्शों का समावेश एवं भारतीय शैली का प्रयोग करने से यह अत्यंत पूर्णतः भारतीय बन गए थे। यही कारण है कि जैसी मस्जिदें, मकबरे और तैमूरियों के काल में भारत में निर्मित हुए, ईरानी, तुरानी और तुर्की नहीं बने। आगरे का ताजमहल भारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं बन सका। ताज की स्थापत्य भारत की अनूठी कलाकृति बनकर विदेशियों को आकर्षित कर रहा है, किंतु यह भारतीय स्थापत्य की अनूठी कलाकृति आज भी विश्व के शिल्पियों को चुनौती दे रही है। यह हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का ही एक प्रतिफल है। इन पर तथ्यों के विपरीत फर्गुशियन के समान पाश्चात्य विद्वानों द्वारा यह मत प्रतिपादन करना कि इस शैली का विकास पठान, मुगलों और तुर्कों ने भारत में किया था, भ्रम उत्पादक विचारधारा है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य पर श्री दिनकर की अभिव्यक्ति हिंदू मुस्लिम स्थापत्य पर प्रकाश डालती है। हिंदू स्थापत्य का प्रभाव आकार की विविधता के कारण पड़ता है और मुस्लिम वास्तु का तफसीली बारीकी के कारण। एक में शक्ति की शोभा है, दूसरे में सौंदर्य का सम्मोहन। हिंदू निर्माताओं में राग है, द्वेष है और उमंगता है। कला से आनंद लेने की उमंग थी। उन्मादता को वे नियंत्रण में रख सकते थे। मंदिरों की दीवार पर हिंदू इतनी रचनाकारी कर देते थे कि सारा मंदिर ही मूर्ति कला का उदाहरण बन जाता था। दीवारों को सजाने का चाव मुसलमानों को भी था, परंतु इस चाव को उन्होंने ज्यामिति अनुपात में लता और पुष्पों के खर्चन में पूरा किया है। मध्यकालीन भारत में इस्लाम के आगमन और मुगल सत्ता कायम होने के पश्चात मुसलमान भारतीय स्थापत्य से अभिभूत होकर उनकी नकल करने लगे। मस्जिदों के ऊपर भी शिखर नुमा मीनार स्थापित करने लगे। हिंदू वेदिका, छज्जे, तोड़े और
कार्निश, तोरण आदि का समावेश मुस्लिम निर्माणों में समन्वित हो गया। अतः यह शत प्रतिशत सत्य है कि मुगल काल में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का समन्वय होकर एक नवीन भारतीय स्थापत्य शैली का विकास हुआ था। इस प्रक्रिया में मुसलमानों ने परंपरागत सिद्धांतों का त्याग कर इस्लाम में वर्जित जीवधारियों के चित्र और फूल पत्ती एवं अन्य अलंकरण को हिंदू स्थापत्य से प्राप्त कर स्थापत्य में पूर्ण उपयोग किया था। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियाँ दक्षिण भारत की। तो तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।